सभी मित्रगणों को नमस्कार। आज हम विविध एजुकेशन बीए ऑनर्स हिंदी में DSC 9 की इकाई फर्स्ट यूनिट भाषा एवं भाषा विज्ञान का पहला टॉपिक पूरी तरह से पूर्ण करेंगे, जिसमें आज का विषय हमारा रहेगा भाषा की परिभाषा और उसका स्वरूप। जो कि ये पहला टॉपिक है, तो प्रश्न पत्र में ये ज़रूर पूछा जा सकता है। तो हम पढ़ेंगे आज भाषा की परिभाषा एवं उसका स्वरूप। इसके नोट्स आपको आज के जितने नोट्स होंगे वो हिंदी ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिए जाएंगे। देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के ज़रिए जुड़ सकते हैं। हम शुरू करते हैं आज का विषय। DSC 9 सामान्य भाषा ज्ञान इकाई 1 भाषा एवं भाषा विज्ञान, जिसमें आज का टॉपिक हमारा रहेगा भाषा की परिभाषा एवं स्वरूप। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका कोशीय अर्थ, कोशीय मतलब डिक्शनरी में जो इसका अर्थ है उसका अर्थ होता है कहना या प्रकट करना। भाषा को मनुष्य के भावों या विचारों को प्रकट करने का साधन कहा जा सकता है। मनुष्य अपने भावों या विचारों को आदान प्रदान के लिए ज्ञानेंद्रियों को माध्यम बनाता है। ऐसे सभी माध्यमों की भाषा के अंतर्गत समाहित नहीं किया जा सकता। भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा के जिस रूप का विश्लेषण किया जाता है वह उस व्यवस्था का अध्ययन है जिसके अंतर्गत मनुष्य ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। उस व्यवस्था को परिभाषित करना यद्यपि जटिल है, किंतु प्राचीन काल से विद्वानों ने भाषा को परिभाषित करने का प्रयास किया। तो किस प्रकार विद्वानों ने भाषा की परिभाषा दी है, अब हम उन्हें देखते हैं। भाषा की परिभाषा। भाषा और मनुष्य का इतना घनिष्ठ संबंध होते हुए भी उनके वास्तविक स्वरूप या लक्षण अथवा परिभाषा को लेकर विश्व के विभिन्न विद्वानों के पृथक पृथक अलग अलग मत दृष्टिगत होते हैं। परिणाम स्वरूप अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से भाषा के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए उसे परिभाषित किया है, जिन्हें सुविधा की दृष्टि से दो वर्गों में बांटा गया। पहला हमारा भारतीय मत और दूसरा हमारा पाश्चात्य मत, जिसको हम ब्रिटिश में भी लेके जा सकते हैं, अन्य मतों में लेकर संदर्भित कर सकते हैं। भारतीय मत में हमारी ये परिभाषाएं दी गई भाषा की। पहला, वर्णों में व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं। जो भी वर्ण होते हैं, हमारे अक्षर होते हैं, उनमें जो भी वाणी व्यक्त होती है उसे भाषा कहा जाता है। यह पतंजलि जी ने कहा। दूसरा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकते हैं और दूसरों के विचारों को स्पष्टतः समझ सकते हैं। तो यह जो परिभाषा दी है भाषा की, वो कामता प्रसाद गुरुजी ने दी। इसी प्रकार तीसरी जो परिभाषा है, विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह ही भाषा है। यह किशोरीदास वाजपेयी जी ने परिभाषा दी। इसी प्रकार भारतीय मत में कुल 10 से भी अधिक मतों को संदर्भित किया गया, रखा गया, परंतु सबसे जो इम्पोर्टेंट मत भारतीय मत, इस उत्तर को पूरा करने के लिए इतने काफ़ी रहेंगे। पाश्चात्य मतों में हमारे जो विदेशी मत हैं उनको रखा गया। विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक, मतलब जिसमें ध्वनि नहीं होती, बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर, ध्वन्यात्मक मतलब ध्वनि के साथ होठों पर प्रकट होती है, तो उसे भाषा की संज्ञा दी जाती है। ये हमारे प्लेटो जी ने परिभाषा दी थी। दूसरी,
अभिव्यंजना के लिए प्रयुक्त स्पष्ट, सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को भाषा कहते हैं। यह कोचेजे ने दी थी परिभाषा। तीसरी, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए व्यवहृत, व्यक्त और स्पष्ट ध्वनि संकेतों को भाषा कहते हैं। ये कॉर्डिनर जी ने परिभाषा दी थी पाश्चात्य मतों के आधार पर। उसी प्रकार हमारी भाषा की परिभाषा जो विषय है वो पूरी तरह से समाप्त होता है। अब हम भाषा का स्वरूप को पढ़ेंगे। भाषा का स्वरूप। इन परिभाषाओं के आधार पर जो भी हमने भारतीय एवं पाश्चात्य मतों को पढ़ा, तो उसमें जो भी परिभाषाएं हैं उनके भाषा के स्वरूप को निम्नलिखित सूत्रों में निबद्ध किया जा सकता है। कुल 4 सूत्रों में इसको निबद्ध किया गया स्वरूप के आधार पर, तो हम उसे देखते हैं। भाषा उच्चारित ध्वनि संकेतों की व्यवस्था है। पहला जो स्वरूप निबद्ध किया गया वह है भाषा उच्चारित ध्वनि संकेतों की व्यवस्था है। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाषा धातु, संस्कृत की भाषा धातु से हुई, जिसका अर्थ स्पष्ट वाणी। भाषा विज्ञान में वाग्वयवों से उच्चारित ध्वनि समूह को ही भाषा कहा जाता है। इसी प्रकार तालियों की आवाज़ या पैर पटकने का जो शब्द है वह संप्रेषण का आंशिक साधन होते हुए भी भाषा की परिधि में नहीं आते। यहाँ तक कि मुंह से उत्पन्न सीटी आदि की आवाज़ों को भी भाषा नहीं कहा जा सकता। तो किस प्रकार से इन्हें माना जाएगा? यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि लिपिबद्ध भाषा जो ब्रेल लिपि है, स्पर्श भाषा, तो जो अंधे होते हैं वो ब्रेल सिस्टम का यूज़ करते हैं ब्रेल लिपि का, तो उसमें स्पर्श भाषा होती है। या जो मूक बाधिरों की संकेत भाषा होती है उसे भाषा कहा जाता है या नहीं? निसंदेह, परंतु ये सब उच्चारित भाषा के ही रूपांतरण हैं। मूल रूप से भाषा उच्चारित होती है, लिपि उसे दृश्य रूप प्रदान करती है। इसी प्रकार ब्रेल लिपि स्पर्श रूप और संकेत भाषा दृश्य संकेत रूप, इन माध्यमों से जिस अभिप्राय को श्रोता तक पहुंचाया जाता है वह वस्तुतः शब्द रूप होता है। और माध्यमों की यह व्यापकता यही समाप्त नहीं हो जाती। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टीवी, कंप्यूटर जैसे संप्रेषण के आधुनिकतम साधन भी इस सत्य को जुठला नहीं सकते कि भाषा आखिरकार शब्द रूप है, उच्चारित ध्वनियों की व्यवस्था है। उसका रूपांतरण केवल वैज्ञानिक चमत्कार ही है। यह हमारा पहला जो स्वरूप है कि भाषा उच्चारित ध्वनि संकेतों की व्यवस्था है, इसमें हम इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा, वे संकेत यादृच्छित होते हैं। यादृच्छित अंग्रेजी में आर्बिट्रेरी शब्द का अनुवाद है जिसका अर्थ होता है स्वच्छंद, स्वच्छंद, आज़ाद। इस तरह दूसरा, भाषिक ध्वनि संकेतों को यादृच्छित कहने का तात्पर्य है कि शब्द और अर्थ के बीच जो संबंध है उसके पीछे कोई तर्क संगत नहीं होता। जैसे जब हम कोई पुस्तक शब्द बोलते हैं तो एक वस्तु का बोध होता है और वो क्या है? पुस्तक। उस वस्तु को हम पुस्तक ही क्यों कहते हैं? इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। यह एक उन्मुक्त व स्वच्छंद संबंध है जो किसी तरह सह स्वच्छंद पर आधारित नहीं होता है। ठीक है। इसी प्रकार जो तीसरा स्वरूप दिया गया है वो है भाषा एक व्यवस्था है। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है जो उसके नियमों का निर्धारण करता है। माना कि सामान्य वक्ता भाषा के नियमों का बहुत सतर्कता से पालन नहीं करता, परंतु किसी सीमा तक उसे उसके नियंत्रण में रहना ही पड़ता है। यदि कोई पुरुष मैं जाती हूँ कहे तो
श्रोता उसके आशय को भले ही समझ जाए, परंतु वह जो भी दृश्य होगा वो हास्यास्पद माना जाएगा, मतलब मजाक या उसके खिलाफ हंसी का आनंद उठाया जाएगा। कभी कभी तो इस स्वच्छंदता से अर्थ संप्रेषण में बाधा भी पहुंच सकती है। इसी प्रकार चौथा एवं आखिरी जो स्वरूप है वो भाषा संप्रेषण का सहज माध्यम है। दैनिक व्यवहार में हम अपने भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। यदि हमें प्यास लगी है तो हम किसी से कहते हैं पानी लाओ और जल्दी ही हमें पानी मिल जाता है। यूँ तो इशारों से भी पानी मांगा जा सकता है। संकेतों की अपनी सीमाएं होती हैं। यदि वह सामने वाला जो व्यक्ति है वो ना समझ सके, इसलिए संश्लिष्ट भावों और विचारों को उनके द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसमें संप्रेषण का सहज माध्यम की अनिवार्यता है। इसी के साथ हमारा आज का DSC 9 इकाई 1 भाषा एवं भाषा विज्ञान में जो पहला टॉपिक है भाषा की परिभाषा और स्वरूप, वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इसके नोट्स की जो पोस्ट है वो इंस्टाग्राम हैंडल हिंदी ऑनर्स 3rd सेमेस्टर में अपलोड कर दी जाएगी। आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। धन्यवाद।